प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम बसंत भाग 2 किताब के पाठ 2 दादी माँ के प्रश्न अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रश्न अभ्यास यहाँ पर जो दिया गया है, आप सभी लोग अपनी किताबों में देखें यहाँ पर और सुन के समझने की कोशिश करें। तो प्रश्न अभ्यास जो है उसमें पहला जो हिस्सा है कहानी से। कहानी से मतलब ये जो पाठ हमने पढ़ा है कल, उस कहानी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। और 3 प्रश्न हैं। तो 3 प्रश्नों में आप देखिए कि पहला प्रश्न है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो ये कहानी से का पहला प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जब पाठ को 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर किताब में कहाँ है। तो आप लोग इसको ढूंढ के इसको करने की खुद पहले अपनी करने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों से नहीं बनेगा मैं उनको बाद में फिर इसका उत्तर बता दूंगा, लेकिन अगर मैं शुरू में ही सब कुछ बता दूंगा तो फिर आप लोग वो आपका अभ्यास अधूरा जैसा रहेगा। तो पहले आप खुद कोशिश करिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की, उसके बाद में फिर हम बताएंगे अगली क्लास में। तो पहला प्रश्न क्या था कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। दूसरा प्रश्न है कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। आर्थिक स्थिति का मतलब है कि पैसे धेलों से संबंधित। दादा की जब मृत्यु हो गई तो लेखक के घर की जो आमदनी है, जो पैसों की जो स्थिति है, कमाई का जो जरिया है, वो कम हो गया था। तो आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तो आपको बताना है कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है। तो पहले आप लोग जब पाठ को पढ़ोगे 2-3 बार तो आपको ये इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे बाद में। पहले आप लोग इसको अभ्यास के तौर पे लीजिए। अभ्यास, ये जो प्रश्न अभ्यास है ये पहले आपके लिए है, जब नहीं बनेंगे तो फिर हम बताएंगे। इसी प्रकार से कहानी से के अंतर्गत तीसरा प्रश्न जो यहाँ पर है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष। व्यक्ति के स्वभाव के कई पक्ष होते हैं। कई बार वो ऊपर से गुस्सैल होता है, लेकिन दूसरों की पीड़ा को समझ करके, दूसरों के दुख दर्द को समझ करके वो सहानुभूति दिखाने वाला या मदद करने वाला हो जाता है। तो दादी माँ के स्वभाव के भी अलग अलग पक्ष थे, आप वहाँ पर देखिए। तो पूछा ये जा रहा है कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है। मतलब दादी माँ का जो नेचर था, जो स्वभाव था, उसमें से उनका कौन सा वाला स्वभाव आपको अच्छा लगता है, और अच्छा लगता ही नहीं है क्यों लगता है ये भी बताना है। तो ये जो 3 प्रश्न हैं यहाँ पर, पहला, दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों प्रश्न के उत्तर आप लोगों को अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है कहानी से आगे। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत ये क्या था, कहानी से मतलब ये जो कहानी हमने पढ़ी दादी माँ, ये 3 प्रश्न दादी माँ की कहानी के अंदर के थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कहानी से आगे। अब ये जो कहानी हमने पढ़ी उसके आगे और क्या जानकारी हम इस पाठ को पढ़ के क्या जानकारी और हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा नॉलेज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये पहला प्रश्न दिया गया है कि आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे कुंवार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। अब देखो बच्चों, ये चीज़ तुम लोगों के लिए थोड़ी नई हो सकती है,
नई इसलिए हो सकती है कि तुम लोगों ने ज़्यादातर अंग्रेजी महीनों के नाम आप लोगों को याद होंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो महीनों के नाम की बात आ रही थी, ये जो नाम है महीनों के, क्वार, आषाढ़, माघ, ये हिंदी महीनों के नाम हैं। इनको ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय महीने जो हैं या हिंदी महीने जो हैं ये उनके नाम हैं, क्वार, आषाढ़ और माघ। और फिर वो पूछ रहा है कि इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, इन तीनों महीनों में कैसा रहता है वो बताना है। तो यहाँ पर 3 महीने पूछे हैं, लेकिन हमको साल भर में कितने महीने होते हैं? 12। तो जिस प्रकार से हमें जनवरी से दिसंबर तक 12 महीनों के नाम याद हैं, इसी प्रकार से आपको हिंदी के भी 12 महीनों के नाम याद होना चाहिए। तो वो आप अपने घर में हिंदी पंचांग, हिंदी कैलेंडर जो होता है उसमें भी लिखे रहते हैं। और मैं भी आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि पहला हिंदी महीना होता है चैत्र, पहला हिंदी महीना होता है चैत्र, फिर बैसाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, ये यहाँ पे लिखा है क्वार। आषाढ़ भी मैंने पहले बोल चुका हूँ। तो चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और 12वां फागुन, जिसमें होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे अंग्रेजी के 12 महीने होते हैं जनवरी से दिसंबर, वैसे हिंदी के भी 12 महीने होते हैं। हिंदी के 12 महीनों के नाम अलग होते हैं। उन 12 में से 3 का नाम यहाँ दिया है और ये पूछा है कि इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, ये लिखिए। तो आप लोगों को तो उतना एकदम से समझ में आएगा नहीं, तो या तो आप अपने घर में आपकी दादी माँ या नानी माँ हो, उससे पूछ सकते हो और कोशिश करिए ये बन जाए। नहीं तो फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में कि क्वार का महीना हमारे अंग्रेजी महीनों के हिसाब से कब आता है, आषाढ़ कब आता है, माघ कब आता है। वैसे मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही अभी ये बारिश का मौसम शुरू हो रहा है तो ये आषाढ़ का महीना शुरू होने वाला है। अभी जो चल रहा है महीना वो मतलब मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तारीख नहीं बता रहा हूँ। तो आषाढ़ का महीना है, तो आषाढ़, सावन, भादों ये बारिश के महीने होते हैं। तो यहाँ पर आषाढ़ बारिश की शुरुआत का महीना है। तो आषाढ़, सावन, भादों, फिर आ जाता है क्वार। क्वार का महीना या अश्विन महीना जब आता है तो बारिश विदा हो जाती, बारिश ख़त्म हो जाती, बारिश जाने लगती है। और क्वार में ही फिर नवरात्र या दशहरा आता है। तो उस समय फिर क्या होता है, बारिश चली जाती है तो मौसम में थोड़ी जैसे बारिश के बाद में आसमान धुल जाता है तो सूरज की गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है। तो क्वार में भी, क्वार के महीने में भी तेज़ गर्मी पड़ती है। क्वार के महीने को गर्म महीना माना जाता है एक प्रकार से। तो फिर क्वार या अश्विन आ जाता है, फिर क्वार के बाद में कार्तिक आ जाता है। कार्तिक में दीपावली होती है। तो क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष ये ठंड के महीने हैं। और फिर माघ, माघ का महीना जनवरी फरवरी में अभी मोटे हिसाब से हम मान सकते हैं, जब शिवरात्रि का त्यौहार भी माघ के महीने के अंत में ही आता है। तो ये सामान्य जानकारी है और डिटेल में जब लिखेंगे, पहले आप लोगों को अपने स्तर पर इसका अभ्यास करना है। चूँकि अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय भी है तो इस प्रश्न को थोड़ा समझेंगे। हमें पाठ को पढ़ के पाठ के बारे में जानने के साथ ही पाठ के अतिरिक्त जो चीज़ें हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और ये इधर आते हैं नीचे। और क्या प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है कहानी से आगे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। ये पाठ में लेखक ने कहीं कहा है कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से होती है। अब ये सामान्य जानकारी का हमारा प्रश्न है। इसके लिए हमें जो मौसम, एक तो होता है ऋतु, एक होता है मौसम। ऋतुएं जो हैं वो 6 होती हैं।
और एक ऋतु का समय 2 महीने का होता है, समझ रहे हैं। तो वो ऋतु और मौसम, और उसमें भी फिर ग्रीष्म ऋतु गर्मी वाली, फिर वर्षा, शरद, हेमंत, और फिर बसंत, ये हैं। इनके बारे में हम फिर बाद में जब फेस टू फेस क्लास लगेगी तब चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर उसको समझाना थोड़ा आप लोगों के लिए भी, समझना आप लोगों के लिए भी थोड़ा कठिन होगा। फिर हम नीचे आ जाते हैं, अनुमान और कल्पना। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा। ऋण लेने का मतलब यहाँ पर है, ऋण का मतलब होता है कर्जा लेना, किसी से पैसे उधार लेना। फिर चाहे वो जो उधार लिया जा रहा है, जो कर्जा लिया जा रहा है, वो चाहे हम किसी साहूकार से लें, हालांकि आजकल साहूकारों से कानूनी तौर पे साहूकार लोग ये सब नहीं कर सकते, तो बैंक से ऋण लेना, जैसा हम उसको यहाँ पर से समझ लें कि बैंक से ऋण लेने की बात हम लोगों ने पढ़ी कि भाई गृह ऋण ले लिया, होम लोन ले लिया, या कार लोन ले लिया। लोन यानी ऋण, कर्जा। तो गांव में लोग जो है वो किन परिस्थितियों में, किन पारिवारिक परिस्थितियों में लोन लेते होंगे, तो इसके लिए आप लोग अपना अनुमान लगा सकते हैं। वैसे तो गांव में लोग अपनी खेतीबाड़ी के लिए या किसानी के औजार खरीदने के लिए, कई किसान कुआं खुदवाने के लिए खेत में, या पंप लगवाने के लिए, ऐसे अलग अलग बैंकों के किसानों के लिए बहुत सारे ऋण हैं, देने की योजनाएं हैं, उस हिसाब से हैं। उसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये आपको अभी यहाँ पर इसलिए क्लू दिया जा रहा है कि आपका दिमाग उस दिशा में सोचने लगे और चर्चा करने लगे। इन सब चीज़ों के बारे में आप अपने घर में भी चर्चा कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर भाषा की बात। भाषा की बात का मतलब होता है एक प्रकार से पाठ की व्याकरण। अब जब हमने ये पाठ पढ़ा है तो इसमें भाषा की बात के अंतर्गत यहाँ बताया गया है कि नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफ़ेद। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि समानता का बोध कराने के लिए, मतलब बराबरी का, समानता का है ना, बराबरी का बोध कराने के मतलब बताने के लिए, एक प्रकार से जानकारी देने के लिए। तो समानता का बोध कराने के लिए मतलब बराबरी की जानकारी देने के लिए, एक जैसा बताने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। जैसे सन सा सफ़ेद, सन से सफ़ेद भी यहाँ लिखा है, सन सा सफ़ेद भी हो सकता है। दूध सा सफ़ेद, या काजल सा काला। तो जब भी हम किसी शब्द के बाद में सा से सी लगाते हैं, यहाँ पर लिखा है ये सा से सी, इसका प्रयोग किया जाता है समानता बताने के लिए। तो वहाँ पर सा से सी का प्रयोग किया जाता है अगर हमें किसी की समानता करनी है, दिखानी है, बतानी है। कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, जैसे वाक्य आए हैं। जब आपने पाठ पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, ज्वर यानी बुखार, फीवर। तो हम कई लोगों को देखा होगा, बुजुर्ग लोगों को, जो शरीर के ऊपर हाथ रख के, यानी शरीर का टेम्परेचर अपने हाथों में महसूस करके वो बुखार का अनुमान लगा लेते हैं कि बुखार कितना कम ज़्यादा है। तो छू छू कर और पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है। अब दादी माँ हैं, पूरे घर की चिंता करती है, इसलिए वो पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है। अब ये ऐसे वाक्य जो हैं वो पाठ में आए हैं। अब इसमें किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य आपको और बनाना है। जा जाकर, ढूंढ ढूंढ कर, पूछ पूछ कर, छू छू कर। तो जब हमें किसी चीज़ के ऊपर जोर देना है, किसी चीज़ के ऊपर बताना है उसको खास करके, तब हम वहाँ पर 2 बार उसको कहते हैं कि छू छू कर। तो इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान देंगे। व्याकरण से संबंधित है और परीक्षा पेपर में व्याकरण भी आती है, कई बच्चे नहीं कर पाते, छोड़ जाते हैं।
आप 80 के पेपर में अगर 20 नंबर की व्याकरण छोड़ देंगे तो फिर आपका पेपर 60 नंबर का ही हो जाएगा। तो व्याकरण पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आगे यहाँ पर है फिर ये तीसरा प्रश्न, मान लें इसको 1 2 3। तो बोल चाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों को क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती है। उदाहरण के लिए निकसार, बर्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंका। मतलब हमने भी ये शब्द सुने हैं, लेकिन कई शब्द इनमें से नहीं भी सुने हैं। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो ऐसे शब्द मिलेंगे जहाँ पर आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिनके अर्थ हमें नहीं मालूम है, लेकिन जब हम उनके अर्थ पता कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम तो इस चीज़ को इस रूप में जानते हैं। तो छौंका लगाने से है। चिवड़ा, जो सूखा पोहा होता है, उसको चिवड़ा भी बनाना, नमकीन चिवड़ा की बात भी होती है, तो ये वही चिवड़ा है। उऋण होना, ये ऋण का है उऋण, ऋण यानी कर्जा, उऋण यानी कर्जा लौटा दिया है। तो ये उस उऋण शब्द जो है तत्सम, उसका ये तद्भव शब्द है बोलचाल में, ये इस प्रकार का हो गया है। ऐसे ये ब्रह्मा का बरमा हो गया है। निकसार है, निकलने से संबंधित है। तो आगे इसी प्रकार से और भी शब्द आप पाठ को पढ़ेंगे तो जानेंगे। उनको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि दोबारा जब पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अलग ढंग से होता है, जैसे चिवड़ा कुछ चिड़वा या चीवड़ा, चूड़त्र, पोहा। और इसी तरह मतलब ये जो चिवड़ा है, इसको मैंने जैसे बताया कि सूखा पोहा विशेषकर चिवड़ा ही कहा जाता है। तो और इसी तरह छौंका को छौंक या तड़का भी कहा जाता है। दाल बनाने के बाद में उसके ऊपर जो बघार डाला जाता है उसको छौंका कहा जाता है या छौंक कहा जाता है। निकसार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रम से निकास, एग्जिट अंग्रेजी में जो शब्द निकास, निकलना, तो निकास और उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। क्षेत्रीय रूप मतलब लोकल में 200-400 किलोमीटर के एरिया में जो भाषा बोली जाती है उसको हम एक प्रकार से क्षेत्रीय भाषा ही कहते हैं। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिख के दिखाइए। मतलब इस प्रकार के शब्द आपने कहीं और सुने हों और जिनका मूल मानक रूप भी आप जानते हैं, उनको भी आप लिख सकते हैं। और भाषा, एक चीज़ और समझ लीजिए कि भाषा की बात का जो काम है, बल्कि अनुमान और कल्पना और भाषा की बात, अनुमान और कल्पना और भाषा की बात, इन सारा ये जो काम है ये आप लोग अपनी होमवर्क कॉपी में कर लीजिए, ताकि वो सब चीज़ें एक प्रकार से आप लोग जब भाषा की बात पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन प्रश्नोत्तरों को ज़रूर आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में ही करिए। तो ये कहानी से और ये कहानी से आगे, इन दोनों को तो आप क्लास वर्क कॉपी में कर लीजिए, और अनुमान और कल्पना और ये भाषा की बात जो है, इसको आप अपनी गृह कार्य कॉपी में कर सकते हैं। तो ये बेटा सामान्य मेरा मार्गदर्शन है आप लोगों के लिए। कुछ चीज़ें इसमें आप लोगों को अभी भी और कोई कठिन लग रही हो तो आप लोग उसको अंडरलाइन करिए और अगली क्लास में पूछिए।